हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी साइंस की एक क्लास चल रही है। साइंस में हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बायोलॉजी में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और सेल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है जो कि क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी एक वीडियो अपलोड हो गया है चैनल पर, अगर आप वो ना देखे हो तो पहले उसे देख लीजिए। आज ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर दूसरा वीडियो रहेगा। आज कोशिश रहेगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो जाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक थोड़ा सा पहले आप रिवाइज कर लीजिए कि हमने क्या क्या इससे पहले पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना था कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन की प्रोसेस के लिए दो कंडीशन का होना इम्पॉर्टेंट होता है। पहला तो एंजाइम होना चाहिए और दूसरा वाटर होना चाहिए। बिना एंजाइम या वाटर के डाइजेशन की प्रोसेस नहीं पॉसिबल होगी। तो जिन जिन पार्ट्स में एंजाइम और वाटर पाया जाएगा वहाँ वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होगी। जैसे सबसे पहले हमारा जो माउथ वाला पोर्शन है वहाँ डाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि हमारे मुख गुहा में क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। इस वजह से वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होगी। उसके बाद हम एसोफेगस में आते हैं। एसोफेगस में डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, वह सिर्फ डाइजेशन में सहयोग देता है अपना, लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। फिर आते हैं हम स्टमक में, जहाँ पर उसके बाद माउथ के बाद बकल कैविटी के बाद डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसोफेगस जो है वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वह एक सहायक, डाइजेशन का एक सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। माउथ में हमने टीथ को और जिह्वा को डिस्कस किया था, जिसमें टीथ के बारे में हमने डेंटल फॉर्मूला को जाना था और दो तरह के दांत जीवन में उगते हैं दो बार, जो कि मतलब एक होता है जो कि परमानेंट स्थायी दांत होता है और एक अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो ये जो 20 दांत होते हैं ये जीवन काल में दो बार उगते हैं। तो ये चीज़ें हमने दांत के बारे में जाना था। इसके बाद अब आज हम स्टमक को पढ़ेंगे, अर्थात जो अमाशय वाला पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। चलिए अब ये एक बार आप फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओवरऑल डायग्राम है ये देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये माउथ का पार्ट है, यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड, ये इसोफेगस का पार्ट है। इसोफेगस के बाद आते हैं तो ये हमारा पूरा स्टमक हो गया। स्टमक के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाला हो जाएगा और ऊपर वाला जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे एनस वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ लिए थे अपने कल के वीडियो में, सारा अच्छे से डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी वो चीज़ें आई होंगी। तो आज हम स्टमक को अब पढ़ते हैं आगे। डेंटल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। ये जो था इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में यही पॉइंट पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है, शुरुआत की बात की जाए तो। अब आइए स्टमक वाले पार्ट में अपने आ जाते हैं। स्टमक में क्या पढ़ना है ये देख लीजिए आप। स्टमक की बात की जाए तो सबसे पहले इसका शेप पूछता है। तो स्टमक हमारा अमाशय का शेप जो है यह जे आकृति का होता है, ये ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े एग्जाम में जैसे पीसीएस वगैरह में इसके शेप के बारे में पूछ लेता है। तो स्टमक का शेप क्या होता है, यह जे आकृति का, इंग्लिश का जो जे होता है उस आकृति का हमारा स्टमक होता है। अब इसके साइज की बात कर ली जाए तो स्टमक की साइज़ 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा रचना के रूप में होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या है, अमाशय में भोजन पहुंचने के बाद अमाशय की ऑक्जेंटिक सेल्स में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। तो हमारे यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि HCl कहाँ पर पाया जाता है। तो यह अमाशय वाले पार्ट में पाया जाता है HCl। और HCl अमाशय के किस पार्ट से, इसका किस जगह से स्रावण होता है, तो ऑक्जेंटिक सेल्स हमारी अमाशय में जो पाई जाती हैं वहीं से HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। अब आगे HCl के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लीजिए कि HCl भोजन के साथ आए हुए कंकड़ पत्थर को गलाकर नष्ट करने का कार्य करता है।
HCl वैसे तो ये एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन यह हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। ये हमारे भोजन के साथ कई बार कंकड़ पत्थर जो चले आते हैं या बैक्टीरिया इत्यादि हमारे भोजन के साथ हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं, तो ये HCl क्या करता है, उनको मारने का कार्य करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का ये होता है, तथा निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देता है। ये तो बात रही HCl की। HCl एक बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, अर्थात बहुत एसिडिक नेचर का होता है, ये जान लीजिए आप। और HCl और HNO3 को मिला दिया जाए तो इससे एक्वारेजिया का निर्माण होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक्वारेजिया या जिसे आप अम्लराज कहते हैं यह कैसे बनता है। तो यह HCl और HNO3 के मिलने से इसका निर्माण होता है। ये अम्लराज इसे क्यों कहते हैं, तो यह सोना लोहा जैसी कठोर धातु को भी गलाने का कार्य करता है। HCl का स्रावण ऑक्जेंटिक सेल से ये हमने जान ही लिया है। और HCl का काम है कि ये हमारे आमाशय में जो भोजन होता है उसको सड़ने गलने से बचाता है। आप देखते होंगे पेट में भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है वो रहता है यहाँ पर। तो भोजन अभी आप घर में अगर गर्मियों का दिन है भोजन को फ्रिज में ना रखें तो उसमें बदबू आने लगती है, वो सड़ जाता है। तो ये HCl क्या करता है, हमारे पेट में भोजन क्यों नहीं सड़ता है, कभी सोचा होगा आपने। तो ये जो HCl है ये हमारे पेट के लिए एक तरह से फ्रिज का कार्य करता है, ये भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। और हमारे स्टमक में एंजाइम जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं उन्हें सक्रिय करने का काम भी ये HCl ही करता है। तो ये तो बात रही HCl के बारे में। अब आमाशय के पार्ट जान लीजिए। 3 तरह के होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। हमने मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखा था, लेकिन यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सिर्फ हमारे मुख गुहा में होता है, हमारे आमाशय में नहीं होता है। आमाशय में बात किया जाए तो आमाशय में प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रोटीन और फैट का पाचन कहाँ पर होता है, तो इसका पाचन आमाशय में होता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा कि जो HCl है यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदलने का कार्य करता है। तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये भी जान लीजिए। HCl में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये 4 तरह के एंजाइम हमारी HCl में पाए जाते हैं, जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। पॉइंट में आ जाते हैं अपने। हमारा पॉइंट है आमाशय में जठर ग्रंथि, जिसे आप गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिससे गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है। पहली बात तो यह हमारे स्टमक में होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से किस चीज़ का स्रावण होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण गैस्ट्रिक जूस से हमारे आमाशय से होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन व गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये चारों एंजाइम बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये सारा आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके कर लीजिए कि जो हमारा जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, उससे पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन व गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावण होता है। यह गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। पेप्सिन की बात कर ली जाए तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे स्टमक में प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। तो ये जो पेप्सिन नामक एंजाइम होती है यह हमारे स्टमक में प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। दूसरा एंजाइम पढ़ा हमने रेनिन। तो रेनिन के बारे में जान लीजिए। रेनिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कैसीन को पचाने में सहायक होता है। तो ये रेनिन क्या है, पहली बात तो ये दूध में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है। यह एक प्रोटीन होती है कैसीन, जिसको कि पचाने का कार्य करता है। स्टमक में हम यही देख रहे हैं कि स्टमक प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो दूसरा प्रोटीन हमने रेनिन पढ़ा। रेनिन तो एंजाइम है दूसरा,
इसमें जो कैसीन नामक प्रोटीन होता है इसको पचाने का कार्य करता है कौन? रेनिन करता है। तीसरा एंजाइम जो है वह है म्यूसिन। म्यूसिन अमाशय की आंतरिक दीवारों पर परत बनाकर HCl के प्रभाव से रक्षा करती है। और चौथा क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को पचाने में सहायक होती है। तो अमाशय में इतने पॉइंट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अमाशय में प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम वर्क करते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो है या फैट के पाचन में सहायक होता है। वही म्यूसिन की बात की जाए तो ये हमारे स्टमक का जो आंतरिक लेयर होता है उसको HCl से बचाने का कार्य करता है। तो ये जो हमारा स्टमक पूरा है इसके अंदर वाले लेयर पर म्यूसिन एक परत बना लेती है। कई बार क्या होता है कि जब HCl की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाती है तो यह हमारी आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी अमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये म्यूसिन एक कवच की तरह कार्य करती है। HCl की अधिक स्रावण होने पर हमारे स्टमक की ये रक्षा करती है। अगर ये म्यूसिन नहीं रहेगा और HCl का स्रावण ज़्यादा होता है तो पेट में अल्सर जैसा रोग हो जाता है, अल्सर बन जाता है। अब एक नोट है, रेनिन एंजाइम नवजात शिशु में पाया जाता है जो दूध को पचाने में मदद करता है। तो ये रेनिन एंजाइम छोटे बच्चे में पाया जाता है, वयस्क में नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ये हमने जान लिया। तथा प्रोटीन व वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है कहा जाए तो यह हमारे स्टमक से ही हो जाती है, प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत। वयस्क मनुष्य को अब बात किया जाए कि जो दूध है उसमें केसीन नामक प्रोटीन रेनिन दूध में पाया जाता है, पहली चीज़ हमने जाना। अब दूध का यही थोड़ा सा दूध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि जो रेनिन नामक एंजाइम होता है ये पहली बात तो कहाँ पर पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो दूध का रंग जान लीजिए, सफ़ेद होने का कारण होता है दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये हमने ऊपर पढ़ा भी कि कैसीन प्रोटीन को पचाने का कार्य रेनिन करता है जो कि दूध में पाया जाता है। तो इसी कैसीन प्रोटीन की वजह से ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो कैसीन है, दूध में एंजाइम तो रेनिन एंजाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि वयस्क मनुष्य को दूध के सारे पोषक तत्व तो मिलेंगे लेकिन प्रोटीन दूध से वयस्क मनुष्य को नहीं मिलेगा। तो एक बच्चे को तो प्रोटीन मिलेगा दूध से, लेकिन वयस्क मनुष्य को दूध से सारे पोषक तत्व तो मिल जाएंगे लेकिन उसको उससे प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये रेनिन ही तो जो है वो प्रोटीन का स्रावण कर रहा है और रेनिन जो है सिर्फ वह छोटे बच्चों में स्रावित होता है, ना कि वयस्क में स्रावित होता है। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन का स्रावण वयस्क में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी पॉइंट हमने दूध से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने यहीं पर वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी जो एंजाइम एक बार फिर से जान लीजिए कि जो हमारा ये पेप्सिन एंजाइम है वह प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम जो है कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन करता है और म्यूसिन तीसरा जो एंजाइम है यह अमाशय की दीवारों पर एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, HCl से अमाशय की दीवार को बचाता है। और चौथा हमने गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पढ़ा, यह फैट को पचाने में मदद करता है। तो काफ़ी चीज़ें हमने जान लिया है अपने इस अमाशय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसा कि मैंने बताया HCl जो है ये क्या होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। अगर आपके पेट में गैस की समस्या हो रही है, गैस बन रही है, तो ये गैस बनती कैसे है? तो ये गैस बनने का कारण यही HCl होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप
टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से चीज़ों को ढंग से नहीं लेते हैं, खाने पीने की चीज़ों को काफ़ी देर में आप खाना खाते हैं, तो आपका अमाशय जो है वह पूरी तरह से खाली हो जाता है। अमाशय के खाली होने पे क्या होता है कि HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है और हमारे अमाशय की जो दीवार होती है उस पर इकट्ठा होने लगता है, एक मोटी लेयर बना लेता है। और कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वक्त तक आपकी दिनचर्या जो है वह सही से नहीं चलती है, तो ये HCl जो म्यूसिन की लेयर होती है उसको भी गला देता है। म्यूसिन की लेयर जब गल जाती है तो यही HCl हमारी अमाशय की दीवार में घाव कर देता है, जिससे अल्सर नामक बीमारी होती है। और जब पेट खाली रहेगा, कई दिन तक आप ढंग से खाना नहीं खाएंगे, तो HCl के ही अधिक श्रावण से गैस की प्रॉब्लम भी होती है पेट में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि HCl हमारे लिए जितना लाभदायक है उससे ज़्यादा हानिकारक भी है। तो HCl का दोनों रोल है हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए। एक चीज़ और यहीं पर जान लीजिए पहले अमाशय के बारे में, कि जो भी हम भोजन इसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में आता है वो क्या होता है, अर्ध ठोस अवस्था में एक पेस्ट के रूप में आता है, जिसे काइम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि काइम स्टेज या काइम किसे कहते हैं। तो जो अर्ध ठोस अवस्था में भोजन हमारे अमाशय में रहता है या अमाशय में पाया जाने वाला जो भोजन होता है वही काइम कहलाता है। अब इसके बाद ये काइम, अब हम इसको बोलेंगे, तो अब यह काइम हमारा जो है यह एक पेस्ट के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहाँ पर भी पाचन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कहाँ पर, हमारे मुंह वाले पार्ट में पाचन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद अमाशय वाले भाग में पाचन की प्रक्रिया हुई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, यहाँ पर भी भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि आप इसकी साइज़ देखे होंगे कि ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसे स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों दिया गया है। तो इसका व्यास अर्थात इसकी मोटाई बहुत कम होती है। आप देखे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटाई या व्यास कह लीजिए काफ़ी कम होती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, तो इसकी मोटाई काफ़ी कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। चौड़ाई या मोटाई तो इसका लंबाई से लेना देना नहीं है कि जो लंबी होगी उसको लार्ज, जो छोटी होगी उसको स्मॉल, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब पूरे आंत की लंबाई की बात की जाए, पूरे इंटेस्टाइन की बात की जाए, तो यह 22 फीट की होती है। अब इसमें बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है। सबसे पहले मैंने बताया कि पूरा हमारा जो इंटेस्टाइन है ये 22 फीट का होता है, 22 फीट लंबा होता है। छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो यह 17 फीट का होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो यह 5 फीट लंबा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। यह मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और एब्जॉर्प्शन किस डाइजेस्टिव पार्ट से होता है। तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन होता है। अमाशय व छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, जो पाइलोरिक वॉल्व होता है यह अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, अगर कभी भी क्वेश्चन बने कि पाइलोरिक वॉल्व कहाँ पाया जाता है, तो यह हमारे अमाशय अर्थात स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिओडिनम, जिजिनम और इलियम। हिंदी नाम में मत जाइएगा, हिंदी बहुत टफ है और याद भी नहीं हो सकता है इसकी हिंदी। तो ज़्यादा कोशिश करिए कि बायो पोर्शन में हम जो भी टर्म पढ़ें वो इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म
मिलने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी वाला टर्म ना देख के उस जगह पर इंग्लिश वाला टर्म ही हिंदी में लिख दिया जाता है। बायो के क्वेश्चन पेपर में आप ऐसा ज़रूर देखे होंगे, तो इसलिए कोशिश करिए सारी चीज़ें इंग्लिश में ही इसको समझने की और जानने की। तो टाइप्स ऑफ, हम यहाँ पर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। 3 तरह के होते हैं, डिओडिनम, जेजिनम और इलियम। डिओडिनम वाला पार्ट हमारे आमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन का से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, पहला शुरू वाला पार्ट होता है जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद जेजिनम आता है और इसके बाद इलियम आता है। इन तीनों पार्ट में बात कर ली जाए तो इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट अगर पूछे तो वह इलियम होता है। यही इलियम आगे चल कर के क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम और कोलम 2 पार्ट होते हैं, तो सीकम वाले भाग से यही इलियम जाकर जुड़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। अब यहाँ पर बात करते हैं डिओडिनम के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिओडिनम क्या होता है। डिओडिनम आमाशय से ग्रहणी में, अर्थात स्टमक से जो हमारी ग्रहणी है उसमें आए हुए भोजन को काइम कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यकृत में बने हुए पित्त रस तथा अग्नाशय में बने हुए अग्नाशयिक रस एक संयुक्त नलिका के द्वारा ग्रहणी में मिलती है, अर्थात डिओडिनम में मिलती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यकृत जो हमारा लीवर होता है, लीवर से पित्त रस का श्रावण होता है। तो यहीं पर ये जान लीजिए कि पित्त रस का श्रावण कहाँ से होता है, पित्त रस कहाँ पर बनता है, तो पित्त रस हमारे लीवर में बनता है। तथा अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज की बात कर रहा है यहाँ पर, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का श्रावण होता है, जो कि एक नलिका के द्वारा हमारे डिओडिनम में मिलता है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत जहाँ से की थी, वहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से ले चलती हूँ और कुछ चीज़ें बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पर सहायक पाचक अंग में हमने लीवर, टीथ, जिह्वा और पैंक्रियाज की बात की थी। तो टीथ और टंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर लीवर की और पैंक्रियाज की। तो लीवर और पैंक्रियाज ये डाइजेस्टिव पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, इसीलिए सहायक पाचक अंग के तौर पर काम करते हैं। अब लीवर और पैंक्रियाज क्या करते हैं यही बताया गया है। यहाँ से जो जूस का श्रावण होता है वह हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, इसीलिए लीवर और पैंक्रियाज को कहा जाता है कि यह सहायक पाचक अंग है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लीवर में बना हुआ जो पित्त रस अर्थात बाइल जूस होता है तथा पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, ये दोनों एक नलिका के द्वारा हमारे डिओडिनम वाले भाग में आता है और यहाँ पर यह भोजन के पाचन में सहयोग करता है अपना। अब आगे बताया गया है कि डिओडिनम का शेप कैसा होता है, तो यह अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ी हुई रचना होती है। डिओडिनम की दीवार पर ब्रूनस ग्लैंड पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। सीटेट का 6 to 8 वाला एग्ज़ाम आप दिए होंगे, वहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ था कि ये ब्रूनस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ब्रूनस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं, डिओडिनम वाले पार्ट में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे आते हैं और आगे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ पर बात मैंने यहाँ पर किया लीवर की और पैंक्रियाज की, तो लीवर और पैंक्रियाज के बारे में यहीं पर बता देती हूँ आपको, क्योंकि इस पीडीएफ पे ये चीज़ नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं सारी चीज़ें बता दे रही हूँ, वैसे है आगे यहाँ पर, लेकिन सुन लीजिए। बात हो रही है लीवर की, ठीक। पहले तो डिओडिनम को देख लेते हैं पूरा। डिओडिनम में हमने क्या देखा कि यह पत्ती के आकार की संरचना होती है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। मतलब डिओडिनम से जुड़ी हुई जो संरचना होती है, पैंक्रियाज और यहाँ पर हम लीवर को डिस्कस कर रहे हैं, तो डिओडिनम से ही जुड़ी हुई, एक मिनट देख लेती हूँ मेरे पीडीएफ में अगर होगा इमेज क्लियर, तो पैंक्रियाज की ये जो दिख रहा है आपको पत्ती की तरह की रचना, ये है पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पैंक्रियाज हमारा ये है और लीवर ये है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा ताकि आगे जो पढ़ें वो समझ में आ जाए, ठीक है। इसको आप ध्यान अब रखिएगा। अब आते हैं अपने पैंक्रियाज वाले पार्ट में। तो डिओडिनम से जुड़ी हुई जो पत्ती की तरह की संरचना आपने देखा होगा, इसे ही क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं हम।
उसके बाद डिओडिनम से लगी हुई संरचना पाई जाती है, इसी से हमारा लीवर भी जुड़ा होता है। पैंक्रियाज नीचे होता है पत्ती की तरह, और उसके ऊपर जो अभी रेड कलर का हमने देखा वो लीवर होता है। तो डिओडिनम से ही लीवर और पैंक्रियाज दोनों लगे होते हैं। लीवर और पैंक्रियाज की मदद से पाचन की क्रिया डिओडिनम में संपन्न होती है। तो डिओडिनम जो है लीवर और पैंक्रियाज की हेल्प से ही डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लीवर और पैंक्रियाज में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा लीवर और पैंक्रियाज जो है यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि डाइजेशन होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बिना उसके डाइजेशन नहीं हो सकता। पहला एंजाइम, दूसरा वाटर। तो ना ही हमारे पैंक्रियाज में और ना ही लीवर में कोई एंजाइम पाया जाता है। तो इसीलिए डिओडिनम में यह पैंक्रियाज और यकृत जो लीवर है यह डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, डिओडिनम को हेल्प करता है डाइजेशन करने के लिए। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि हमारा जो लीवर और पैंक्रियाज है यह अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं लीवर की। तो लीवर को हिंदी में यकृत, कलेजा ऐसे अन्य नामों से जाना जाता है। कलेजा, यकृत, लीवर, इसके यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। हमारा लीवर जो है यह हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसके लंबाई की बात कर ली जाए तो 17.5 सेंटीमीटर यह लंबा होता है, और वज़न की बात कर ली जाए तो 1.5 से 2 केजी के लगभग इसका वज़न होता है हमारे लीवर का। अब यहाँ से कुछ जूस का श्रावण होता है, जैसे बाइल जूस या पित्त रस जिसे आप कहते हैं। पित्त रस की बात कर ली जाए तो पित्त रस का निर्माण हमारे लीवर द्वारा ही होता है। पित्त रस को गॉल ब्लैडर में संचित किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले तो बाइल जूस का श्रावण कहाँ पर होता है? तो बाइल जूस का श्रावण लीवर में होता है, यकृत द्वारा होता है। और बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ पे होता है, अर्थात यह संचित कहाँ पे होता है? तो यह हमारे गॉल ब्लैडर में संचित होता है। अब यहाँ पर पित्त रस के बारे में बता दिया गया है थोड़ा सा कि पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है। तो यह बेसिक होता है, अर्थात क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस वसा को जल में घुलनशील बनाती है। ये क्या करती है, जो फैट होता है जिसका पाचन हमने देखा हमारे स्टमक में हो रहा था, उसी फैट को यह जल में घोलने का कार्य, जल में घुलनशील बनाने का कार्य हमारा पित्त रस अर्थात बाइल जूस करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण किसे कहते हैं अगर क्वेश्चन बनता है तो पित्त रस द्वारा वसा को जल में घुलाना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कहलाता है। इसके बाद आ जाइए आप पित्त रस के कुछ कार्य को भी जान लीजिए। अब इसका मैंने बताया कि यह क्षारीय नेचर का होता है, तो इसका पीएच यहीं पर आपको पूछना था कि इसका पीएच क्या हो सकता है। तो क्षारीय नेचर का है तो इसका पीएच 7.7 होता है, एग्जैक्ट पीएच इसका जो है। पित्त रस के कुछ कार्य जो बाइल जूस हैं, इसके कुछ वर्क जान लीजिए, कार्य। यह आमाशय में जो भोजन HCl के प्रभाव से अम्लीय था उसे क्षारीय बनाने का कार्य करता है। हमारा जो स्टमक वाला पार्ट था वहाँ हमने देखा कि भोजन एसिडिक हो गया क्योंकि वहाँ पर HCl पाया जाता था। लेकिन अब आगे भोजन जाएगा तो वह एसिडिक रूप में नहीं जाएगा, आगे उसे क्षारीय रूप में जाना होगा। तो यही जो बाइल जूस है ये हमारे भोजन को क्षारीय रूप अर्थात बेसिक माध्यम में बनाने का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पित्त रस का कार्य बता दूं तो पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, अतः यह पाचन की क्रिया में सहयोग करता है, ना कि ये डाइजेस्टिव पार्ट है। पित्त रस वसा को जल में सबसे बड़ा इसका कार्य यही है जो एग्जाम में बन सकता है। अब इसके बाद आगे आते हैं और अपने पॉइंट में आ जाते हैं। छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें इसे पाचक रस भी कहते हैं। तो ये पाचक रस की संज्ञा कब दी गई है, भोजन को जब छोटी आंत में आता है तब इसे कहते हैं। अब यहाँ पर पैंक्रियाज की बात की जा रही है। तो
तो पैंक्रियाज के बारे में जान लीजिए कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन इन एंजाइमों को जानने से पहले आपको ये थोड़ा सा पैंक्रियाज के बारे में भी जानना ज़रूरी है। पैंक्रियाज की बात कर ली जाए यहीं पर, तो पैंक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अभी हमने ऊपर देखा कि लीवर हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक है। पैंक्रियाज क्या होती है? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा जाता है? पैंक्रियाज को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसे मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, अब सवाल ये उठता है। तो पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात तो यहाँ से एंजाइम का श्रावण होता है और दूसरी बात यहाँ से हार्मोन का श्रावण होता है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों के श्रावण की वजह से इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ हमने ये देखा कि हमारे पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का श्रावण हो रहा था। तो पैंक्रियाटिक जूस को भी थोड़ा सा जान लीजिए। पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है? तो पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है? इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्यों इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? क्योंकि यह भोजन को पूर्णतः पचाने में समर्थ होता है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन सभी को डाइजेस्ट करने का कार्य हमारा पैंक्रियाटिक जूस करता है। इन सभी को पचाने का कार्य कहाँ पर होता है? पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा होता है, पैंक्रियाज में। काफ़ी चीज़ें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अब इतना ही जानिए। अब इसके बाद हम अपने इस पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है पैंक्रियाज से, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो एंजाइम का नाम जल्दी से देख लीजिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। एक चीज़ हमने कल की अपनी क्लास में देखा था कि जहाँ भी जिस भी नाम में एज लगा होगा लास्ट में, वो क्या होगा? वो एंजाइम होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी जिस नाम के अंत में एज लगा आपको दिखे तो समझ लीजिए कि वो कोई ना कोई एंजाइम ही है, वो एंजाइम है, एक नाम है एंजाइम का। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो एंजाइम का श्रावण होता है वो कौन सा है? लाइपेज है। इन तीनों का कार्य जान लीजिए। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदलता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज में बदलता है और लाइपेज क्या करता है? यह वसा को पचाकर ग्लिसरॉल में बदलता है। इतनी चीज़ें हमने इसके बारे में जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर आंत रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। आंत रस की बात की गई है, इसमें पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं ये भी देख लीजिए। एक मिनट, हाँ, आंत रस में जो एंजाइम पाया जाता है वह है इरिप्सिन एंजाइम। ये आंत रस मतलब जो दूसरा था हमारा जिजनम वाला पार्ट। इसके बाद सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम के अंतर्गत। ये लीवर पढ़ा, पैंक्रियाज पढ़ा, ये सारी चीज़ें डिओडिनम में पढ़े थे क्योंकि लीवर और पैंक्रियाज से जो जूस निकल रहा था वो एक नली के माध्यम से इस डिओडिनम में आ जा रहा था। अब आगे पहले जिजनम और इलियम को जान लीजिए। इसके बाद क्या होता है? डिओडिनम के बाद हमारा भोजन जिजनम और इलियम वाले भाग में पहुँचता है। जिजनम और इलियम वाले भाग में भोजन जब पहुंचता है, यहीं पर ब्रूनल सेल्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ब्रूनल सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं अगर पूछा जाए तो ब्रूनल सेल्स एग्जैक्टली पूछा जाए तो यह जिजनम और इलियम वाले भाग पर पाई जाती हैं जो कि आंत रस का श्रावण करती हैं। तो यहाँ पर ये हम आंत रस जो पढ़ रहे हैं, ये आंत रस आया कहाँ से? तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजनम और इलियम वाले पार्ट से श्रावण होता है इस आंत रस का। ये ध्यान रखिएगा। ये ब्रूनल सेल्स जो हमारे जिजनम और इलियम में अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, यहीं से इस आंत रस का श्रावण होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कई एग्जाम में कि आंत रस का श्रावण कहाँ से होता है? तो आंत रस का श्रावण ब्रूनल सेल से होता है, अर्थात आंत रस मतलब इंटेस्टाइनल जूस कह लीजिए। इंटेस्टाइनल जूस का कहाँ से श्रावण होता है? तो ब्रूनल सेल से होता है।
हमारे जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब इन्हीं इंटेस्टाइनल जूस के अंतर्गत जो एंजाइम पाए जाते हैं इन्हीं के ये नाम हैं: इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज और लाइपेज। ये 5 तरह के एंजाइम हमारी इंटेस्टाइनल जूस के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, इनका नाम इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज होता है। इरिप्सिन की बात की जाए तो यह प्रोटीन को पचाकर उसे अमीनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज की बात की जाए तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज की बात की जाए तो लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज की बात की जाए तो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य सुक्रेज करता है। उसके बाद लाइपेज की बात की जाए तो यह वसा को फैटी एसिड में बदलने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा कि वसा अर्थात फैट को फैटी एसिड में लाइपेज के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। इतनी बातें हम यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने। एक नोट लिखा हुआ है कि भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। तो हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब बात होती है कि फिर बड़ी आंत का क्या रोल है। तो आगे बड़ी आंत को जान लेते हैं। फिलहाल इतना जानिए कि बड़ी आंत में डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। डाइजेशन हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वह स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर ही ख़त्म हो जाती है। बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी व 2.5 इंच चौड़ी होती है। इसकी चौड़ाई की वजह से ही इसे बड़ी अर्थात लार्ज कहा गया है। यह 5 फीट लंबी व 2.5 इंच चौड़ी होती है। बड़ी आंत में जल का अधिकांश अवशोषण होता है। तो यहाँ से ये वाली पॉइंट जानने वाली है और हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है। जो हम पानी पिए हमारे खाने के हमारे फूड के अंदर जो वाटर का पार्ट था उसका हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो होता है वह किस पार्ट के द्वारा होता है। तो उसका जो अधिकांश अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन होता है जल का वह लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है, पहली बात तो यह डाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरी बात यहाँ का इसका रोल क्या होता है, तो जल का एब्जॉर्प्शन इसका रोल होता है। मैक्सिमम जो जल का एब्जॉर्प्शन है वह लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं: सीकम, कोलन और रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं: सीकम, कोलम और रेक्टम। यहाँ पर जान लीजिए थोड़ा सा इन सभी के बारे में। रेक्टम की बात की जाए तो रेक्टम के द्वारा ही ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है रेक्टम, इसी के द्वारा ही जो अपचयित भोजन होता है अर्थात जो वेस्ट मटेरियल होता है फूड का वह इसी के द्वारा बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो रेक्टम का ये रोल हो गया। बस इससे इतनी ही चीज़ जानने वाली थी। यहाँ पर सीकम के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। मनुष्य में सीकम से एक मुड़ी और कुंडलित लगभग 2 इंच लंबी रचना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स निकलती है। यह पहले मनुष्यों में सेलुलोज के पाचन में मदद करती थी पर अब यह अवशेषी अंग है। तो कई बार पूछ लेता है कि हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में कौन सा एक अवशेषी अंग पाया जाता है, तो वह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन वाले भाग में रहता है। सीकम से जुड़ा हुआ ये होता है। ये अपेंडिक्स क्या है, अब हमारे बॉडी का अवशेषी अंग हो गया है। पहले बहुत वर्षों पहले कभी इसका कार्य होता था जब मनुष्य सेलुलोज खाता था, जब वह पेड़ पत्तियां घास फूस खाता रहा होगा तब इसका कार्य रहा होगा हमारी बॉडी में, तब यह सेलुलोज का पाचन करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होने लगा वह आग की जानकारी उसे हो गई, वह भोजन को पका कर खाने लगा, चीज़ें खाने लगा, घास फूस बंद किया खाना। तो धीरे धीरे वक्त के साथ यह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है अवशेषी हो गया, इसका कोई कार्य नहीं हुआ। तो यह एक धीरे धीरे विलुप्त होने लगा, इसका काम जो है वह खत्म होने लगा। तो यह हमारी बॉडी का एक अवशेषी अंग अब अवशेषी अंग की तरह कार्य करने लगा है। तो ये ध्यान रखिए
कि हमारे बॉडी का अवशेषीय अंग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो कि सीकम वाले भाग से जुड़ा होता है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे भोजन के एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। अभी तक हम भोजन के डाइजेशन पर थे, अब भोजन का एब्जॉर्प्शन आता है, जो कि डाइजेशन को हमने जब शुरू किया था, बिल्कुल शुरू में आइए, तो यहाँ पर ये 5 स्टेप डाइजेशन के देखे थे, पाचन के 5 चरण। तो सबसे पहले हमने भोजन का अंतर्ग्रहण अर्थात इजेशन देखा था, जो कि मुख वाले पार्ट में होता है, अर्थात जो हम भोजन मुख वाले भाग में लेते हैं उसे ही भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का पाचन देख लिया, जो कि पूरा रेक्टम तक हुआ। उसके बाद भोजन का अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन देखेंगे, तो भोजन के अवशोषण पे अब आ जाते हैं हम। भोजन का अवशोषण ग्रहणी से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जो डियोडिनम वाला भाग है वहीं से भोजन का एब्जॉर्प्शन प्रारंभ हो जाता है। औषधियों और अल्कोहल का अवशोषण हमारे आमाशय में अर्थात स्टमक में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो औषधियाँ हम लेते हैं या जो अल्कोहल लिया जाता है मनुष्यों के द्वारा, उसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन आमाशय में हो जाता है। आंत के दीवारों पर छोटे छोटे रोए जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे विलाई कहते हैं। तो हमारी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें छोटे छोटे रोए जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पूछता है कि विलाई कहाँ पर पाया जाता है, तो इंटेस्टाइन अर्थात आंत की दीवारों में विलाई पाया जाता है। विलाई भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका रोल क्या होता है। यह भोजन के एब्जॉर्प्शन की सतह को बढ़ा देता है। रसांकुर अर्थात विलाई में रक्त वाहिनियां तथा लसिका वाहिनियां भी पाई जाती हैं। रक्त वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं हमारे विलाई में। छोटी आंत में पचे हुए भोज्य पदार्थों का पूरी तरह अवशोषण हो जाता है। तो जो हमारा भोज्य पदार्थ है, इसका पूरी तरह से पाचन जो है, अवशोषण जो है, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लेकिन अगर जल की बात की जाए तो यह हमने डिस्कस कर लिया है, जल का अधिकांश भाग का एब्जॉर्प्शन जो है वह लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है। अब आगे आते हैं भोजन का स्वांगीकरण की बात कर लें यहीं पर। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों को कोशिका के उपयोग हेतु बनाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वांगीकरण किससे कहते हैं। जो पचा हुआ भोजन होता है, स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहते किसे हैं, जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसको कोशिका के उपयोग हेतु बनाना ही एसिमिलेशन कहलाता है। अब आखिरी जो 5वां था वह था भोजन का निष्कासन अर्थात डिफिशिएशन। तो भोजन का निष्कासन क्या है, पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर से जो हमारा रेक्टम बाहर निकालता है उसे ही भोजन का निष्कासन कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। मल में दुर्गंध इंडोल और एस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। तो जो मल में दुर्गंध आती है वह किसके कारण, एंडोल और एस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होती है। खाद्य तेलों को बार बार तलने से बेंजापैरिन नामक कैंसरकारी तत्वों का जन्म होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी कहलाते हैं, और दांतों से संबंधित डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। बाकी लीवर के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो को देख के एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ऊपर मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर लीवर की कुछ विशेषताएं हैं, एक बार आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं क्लियर होता है, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। यहाँ लीवर और पैंक्रियाज के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। पैंक्रियाज के बारे में हाँ मैंने ये चीज़ नहीं बताया है। यहाँ पर ये देख लीजिए कि पैंक्रियाज के एसिनस कोशिकाओं के बीच बीच में एक द्वीपरूपी संरचना पाई जाती है जिसे लैंगरहैंस कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा हुआ है। लैंगरहैंस की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो यह हमारे पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर देख लीजिए। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, ये पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। अल्फा, बीटा और गामा सेल्स
तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा कोशिकाओं की बात की गई है। यही जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, ये बीटा कोशिकाओं से होता है और इसी से मधुमेह नामक रोग होता है। इसी की कमी की वजह से जब हमारे ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है तब मधुमेह नामक रोग होता है। तो यह इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अल्फ़ा की बात कर ली जाए तो अल्फ़ा नामक कोशिका से निकलने वाला ग्लूकेगॉन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। तीसरा क्या है, गामा कोशिकाएं हैं। गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन के एसिमिलेशन में सहायक होता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो डाइजेशन पर रहा। डाइजेशन आज हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ देख लिया है और इसी डाइजेशन में हमने लीवर और पैंक्रियाज को भी डिस्कस कर लिया है। तो आगे अब हम लीवर और पैंक्रियाज नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी, लेकिन यहाँ पर हमने इन सभी के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। सिर्फ यूपी टेट सुपर टेट के लिए ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे, KVS TSSB और उसके बाद UPSC UPSSC किसी भी एग्ज़ाम में मुझे लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आना है। बाकी कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, तो अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। कल लगभग हम 70-80 क्वेश्चन के माध्यम से एक बार इस चैप्टर को पूरा फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है और अगर आपको समझ में आ जाए तो सारी मेहनत सक्सेस हो जाती है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताया करिए और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए ताकि उन्हें भी इन वीडियो का कुछ बेनिफिट मिल सके। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपको मिल जाए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।